नमस्कार। आज हमारे साथ हैं दीप्ति वर्मा, ऑल इंडिया रैंक 876 हिंदी मीडियम टॉपर। और दीप्ति ने यूपीएससी में 876 रैंक लाया है और कल ही आरएस का रिजल्ट आया, उसमें भी इन्होंने क्वालिफाई किया है। तो दीप्ति, आपको कैसा लग रहा है अभी? बहुत बहुत शुक्रिया सर सबसे पहले। और रिजल्ट आरएस का तो कल ही आया है, यूपीएससी का काफ़ी टाइम हो गया है तो अभी अच्छा लग रहा है, उसके बाद काफ़ी अच्छा लग रहा है। ओके सो दीप्ति, जैसे बच्चों का एक कॉमन क्वेश्चन रहता है कि जो टॉपर लोग होते हैं उनका डेली रूटीन कैसा रहता है, तो आप कैसे अपने दिन को डिवाइड करते थे? सर ये रूटीन का ये है कि मेरा हमेशा चेंज होता रहा है, क्योंकि स्टार्टिंग में जब मैंने तैयारी शुरू की थी तो मेरा कोचिंग में एनरोल किया था मैंने, तो क्लासेस उस टाइम रहती थी, ऑप्शनल से शुरू किया था। तो सबसे पहले तो यही था कि दिन का जो शुरुआती ऑप्शनल से होती थी मेरी, जब शुरू किया था 3-4 घंटे ऑप्शनल की पढ़ाई करने के बाद में जीएस की जो क्लासेज हैं वो, फिर शाम के टाइम में जो ज़्यादा टाइम जो है रिविज़न में जाता था। उसके बाद सी सेट का ये है कि ब्लास्ट के अटैम्प्ट में या चॉइस के अटैम्प्ट में मैंने थोड़ा उस पर इक्वल टाइम डिवोट करने का सोचा। पहले उसमें थोड़ा लैग कर रही थी मैं। उसके अलावा करंट अफेयर्स दिन में 1 घंटा देना ही है उसको, लगातार वो रहा है शेड्यूल में। तो इस तरह से, और बाकी ये है कि रूटीन में घंटे लेके नहीं पढ़ते थे हमेशा। मैं जो है टारगेट सेट रहता था कि इतना करना है। तो अभी के बच्चों में एक दिमाग में रहता है कि इतने घंटे पढ़ाई करनी है, उससे घंटे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि टारगेट इम्पोर्टेंट है? सर मुझे तो लगता है कि टारगेट ही इम्पोर्टेंट है। घंटे आप अगर पढ़ेंगे, ऐसे तो हम लोग देखते हैं कि बहुत 10-12 घंटे पढ़ रहे हैं, लेकिन टाइमर लगा के पढ़ते हैं तो बहुत कम हो पाता है, तब पता चलता है कि इफेक्टिव नहीं हो पा रहा है। तो घंटों पे ड्वेल करने से अच्छा है, मुझे लगता है कि टारगेट आपके कंप्लीशन पे ध्यान होना चाहिए। ओके सो अभी के बच्चे जैसे सेल्फ स्टडी में हमको क्या काउंट करना चाहिए? क्या जैसे वीडियो क्लासेस देख रहे हैं, कोचिंग की क्लासेस अटेंड कर रहे हैं, वो सेल्फ स्टडी में काउंट होना चाहिए कि वो उसको हम अलग रखना चाहिए? सर मुझे लगता है सेल्फ स्टडी का मतलब ये है कि आप सेल्फ कितना अपने साथ बैठते हैं, कितना एनालाइज आप खुद से अपनी चीज़ों को करते हैं। क्लासेस में आप एक एक्टिव जो रहता है ना, आपका माइंड वैसे नहीं रहता, आप पैसे होके सुनते हैं, सिर्फ आप समझने की कोशिश करते हैं। लेकिन जो सेल्फ स्टडी का कंसेप्ट है सर, मेरे अकॉर्डिंग तो है कि आप खुद अपनी बुक्स के साथ बैठें, आप नोट्स के साथ जितना रिविज़न उसमें आ सकता है। उसके अलावा PYQ आप उसको एनालाइज करते हैं ना, वो सर सेल्फ स्टडी का पार्ट होना चाहिए, तो उस पर ज़्यादा फोकस होना चाहिए। सो यूपीएससी का एग्जाम जिस तरीके से अगर हम लोग देखें कितना डायनामिक हो रहा है, कितने अनप्रेडिक्टेबल क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो उसमें सेल्फ स्टडी का बहुत रोल रहता है कि अदर चीजें जैसे यूट्यूब क्लासेस हो गई और चीज़ों का कितना रोल रहता है? सर चूँकि पूरा एग्ज़ाम का पैटर्न ही बहुत डायनामिक हो गया है अभी, तो कोई भी एक चीज़ पे रिलाय तो मुझे लगता है वो कहीं ना कहीं आपकी प्रिपरेशन को भी बैक कर देगा और उसमें आप लैग कर जाओगे। तो सबको इंटीग्रेट होना चाहिए। अगर आपको कोई कंसेप्ट नहीं समझ में आ रहा है कि अब PYQ में नई ट्रेंड आ गए हैं, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो मेंटर्स की आप हेल्प ले सकते हैं, वो आपको बेटर समझा सकते हैं, क्योंकि उनके पास प्रीवियस एक्सपीरियंस भी होता है कि हमारे टाइम ये होता था PYQs में, अभी ये हो रहा है, तो आप वो चेंज समझ सकते हैं उससे। और अगर आप खुद से कर सकते हैं, और मुझे लगता है कि आप खुद भी बैठेंगे ना तो 10 साल के जैसे आप PYQ लीजिए, आप उठाइए उनको, आप देखिए, आप सेल्फ एनालाइज करेंगे तो भी आपको उसमें भी वो ट्रेंड दिखेगा कि पहले एकदम स्टैटिक पूछ रहा था या अभी लिंक ज़्यादा हो रहा है। तो वो सब सर, तो मुझे लगता है कि सबका मिला जुला के अप्रोच होनी चाहिए। कि सो जैसे अगर कोई बच्चा पढ़ाई कर रहा है प्रीलिम्स के लिए या फिर मेंस के लिए, तो उसको PYQ को कैसे इंटीग्रेट करना चाहिए पढ़ाई में? सर मेरा एक्सपीरियंस बताऊंगी इसमें। मेरा जो इनिशियल अटेम्प्ट्स थे 23 वाला और 24 वाला, 23 वाला ही मैं ज़्यादा कहूँगी, उसमें मुझे बिल्कुल आइडिया ही नहीं था कि PYQ कैसे करने हैं। फर्स्ट अटेम्प्ट मेरा था वो किया था, वो ऐसे किया था कि सॉल्यूशन खरीद लिए थे मार्केट से, बस उनको पढ़ लिया था, लग रहा था कि यही होता है PYQ करना। और वो कुछ काम, क्योंकि रिपीट नहीं होगा ना, थीम रिपीट हो सकती है या पैटर्न रिपीट होंगे, तो पैटर्न एग्जाम में जो PYQ में होते हैं वो रिकॉग्नाइज कभी किए नहीं। उसके बाद से मैंने चॉइस के अटेम्प्ट में ये उस पर बहुत ज़्यादा फोकस किया था कि मैं PYQs को किस तरह से देखना है। वो एक सब बोलते हैं ना, एग्जामिनर्स का माइंड सेट क्या है क्वेश्चन बनाने में, तो वो वाली साइकोलॉजी पे काम किया थोड़ा। जब ये सब किया पूरे 10 साल के PYQ, तो फिर मुझे लगता है कि उस टाइम मेरा काफ़ी अच्छा इम्प्रूव हो गया था। GS और CSET दोनों में मैंने ये किया था। और इंटीग्रेट करने का मैं ये बोलूँगी कि PYQ आपका एक वो गाइडिंग लाइट जैसा है,
आप अगर वो नहीं करेंगे तो आप पूरी तैयारी में भटक जाएंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा कौन सी चीज़ों पे फोकस करना है। PYQ नहीं करने से ये होगा कि आप करंट पे बहुत ज़्यादा ध्यान देंगे, उसका उतना इंपॉर्टेंस है नहीं। स्टैटिक आपका जितना स्ट्रॉन्ग होगा एग्जाम निकालने की प्रोबेबिलिटी उतनी बढ़ेगी। तो PYQ सर उसको इंटीग्रेट करना है। एक ये हो सकता है फाउंडेशन आप कीजिए अपना स्टैटिक, उसके बाद आप PYQ उठाइए। एक जब आप रिवीजन करते हैं तो पहले PYQ आपकी टेबल पे होना चाहिए। आपको कोई भी टॉपिक रिवाइज कर रहे हैं तो पहले आप उससे रिलेटेड जो भी PYQ है वो सोल्व कीजिए, देखिए आपसे हो पा रहा है कि नहीं। फिर आप रिवीजन पे जाएंगे तो आपका फिर वो जो डिस्ट्रक्शन है ना सोर्सेज को लेके भी, वो भी कम होता जाएगा। तो जैसे मान लीजिए हम लोग कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं फंडामेंटल राइट लेट से, तो उसके पहले हम लोग उसका PYQ देख लें फिर उसको पढ़ें, तो हमारी पढ़ाई ज़्यादा इफेक्टिव होगी। हाँ, यही स्ट्रेटजी होनी चाहिए सर इसमें। ओके। सो जैसा हम लोग देखते हैं कि प्रीलिम्स में खासकर हिंदी माध्यम में CSAT एक बहुत बड़ा बैरियर रहता है। यस सर। तो CSAT को आपने कैसे टैकल किया? सर CSAT मेरे लिए भी बैरियर ही था एक तरह से। मेरे लिए इस तरह से भी हो गया था कि मैंने उस पर प्रॉपर ध्यान ही नहीं दिया। वो उस टाइम ये होता था कि इतना 67 पॉइंट कुछ मार्क्स ही तो उसमें लाने होते हैं, तो आ ही जाएंगे उतना। बट अभी जैसा पेपर होता जा रहा है CSAT का, बहुत टफ होता जा रहा है वो तो। और हिंदी माध्यम में ये अलग चैलेंज है, क्योंकि सर जिस बैकग्राउंड से हिंदी माध्यम के स्टूडेंट मोस्टली लोग आते हैं उससे, तो उनका वो माइंडसेट ही उस तरह से नहीं होता है। और CSAT का पेपर वैसा ही आपका टेस्ट करना चाह रहा है वो, तो उसको सर टैकल करने के लिए मुझे लगता है सबसे पहला तो ये कि उसको उतनी ही तवज्जो देनी है जितनी आप GS को देते हैं, क्योंकि वो भी आपका पेपर, वो आपका एक हर्डल है स्टार्टिंग में ही, वो आपको पहले वो पार करना है। तो मेरा ये है सबसे पहला कि उसको इम्पोर्टेंस देनी है। दूसरा ये है कि उसको टाइम उतना डिवोट करना है। उस CSAT के लिए मेरी स्ट्रेटेजी ये थी कि 23 के अटेम्प्ट पे मुझे पता ही नहीं था, मैं सिर्फ RC के भरोसे पेपर देने गई थी। और 23 का पेपर बहुत टफ था, इतना PNC पूछ लिया था मेरे से, तो क्वेश्चन टैकल ही नहीं हो रहे थे। उस टाइम कोई स्ट्रेटेजी मुझे खुद को भी नहीं पता थी। फिर बाद में ये हुआ कि अब भी समझ में आ गया था मुझे पहला अटेम्प्ट देके ही कि नहीं, बहुत फंडामेंटल ही चेंज करने की ज़रूरत है। फिर मैंने ये तैयारी के दौरान किया था कि मैं क्वांट पे, जैसे रीजनिंग हो जाता है आराम से, इतना थोड़ा प्रैक्टिस करते हैं तो हो जाता है। RC पे आपका खुद का है कि कितना है, तो मेरा उसमें ठीक था। फिर क्वांट मेरे लिए बचा था कि मैथ्स पे मैं ध्यान दूँ। तो मैथ्स का ये था कि फिर मैं डेली प्रैक्टिस करती थी, मतलब डेली, कोई दिन ऐसा नहीं गया जो इसके अटेम्प्ट जिस दिन मैंने CSAT सोल्व नहीं किया हो। तो जो आप प्रैक्टिस करते थे, क्वेश्चन PYQ होते थे या फिर नए क्वेश्चंस होते थे? सर पहला तो ये था कि मुझे जो स्टैटिक जो नॉलेज होता है ना मैथ्स में, जैसे नंबर सिस्टम का बेसिक नॉलेज, वो भी नहीं था मुझे। तो वो सब करने के लिए मैंने कहीं से क्लासेस की, यूट्यूब से बहुत सारा वो सब किया था, कॉन्सेप्ट उससे क्लैरिटी आई। फिर वो करने के बाद में जब हो गया था, फिर PYQ देखे, फिर लग रहा था कि हो जाएगा। फिर SSC के भी मैंने क्वेश्चन जो है, क्योंकि मैंने उधर से ही थोड़ा SSC की जो क्लासेस रहती हैं यूट्यूब पे, वो मैंने देखी थी, वहाँ से उन लोगों का ही उन्होंने PDFs डाल रखी थी सॉल्यूशन सीट्स और प्रैक्टिस के लिए, वहाँ से वो सोल्व किए। फिर उससे, क्योंकि उसमें SSC में लेवल थोड़ा अलग होता है, बट वो लेवल यहाँ से ज़्यादा होता है। यहाँ पे वो जो CSAT में मुझे लगता है कि जो लैंग्वेज होती है ना क्वेश्चन की, वो ज़्यादा वो है। हाँ, वो इतना बड़ा क्वेश्चन आ जाएगा, उसको टैकल करने के बाद वो कंसेप्ट तो सेम ही लगेगा उसमें, आप उसको एक बार सोल्व कर लेंगे तो कंसेप्ट सेम ही है। तो फिर वो प्रैक्टिस से धीरे धीरे आया। वो भी मैंने SSC के क्वेश्चन बैंक भी थोड़ा बहुत लगाया था, सिलेक्टिव टॉपिक्स के जो इधर जिनका पोर्शन ज़्यादा है, ये किया था, और लगातार प्रैक्टिस। और फिर CSAT में भी सेम PYQ की थीम रिपीट होती है, उसमें भी कुछ क्वेश्चंस हैं जो सेम पैटर्न पे हर बार आते हैं, तो वो वाला। और पेपर कुछ थीम बता सकते हैं क्वांट में या रीजनिंग में जो बहुत रिपीट होते हैं? सर जैसे कैलेंडर के क्वेश्चन हर बार आएगा, तो एक क्वेश्चन तो पक्का ही है, तो आप उसको बहुत इजीली कर सकते हैं। नंबर सिस्टम में जो रिपीटेशन होती है ना, वो वाले क्वेश्चन एकदम कि ये डिजिट कौन सा होगा, वो ऐसा पूछता है, तो अभी काफ़ी गैप हो गया, मुझे एग्जैक्ट नहीं याद है, बट वो वाले क्वेश्चन बहुत ईजी गोइंग होते हैं, वो आपको सेकेंड्स में आपके सोल्व होंगे अगर आपकी उसकी एनफ प्रैक्टिस आपकी होती है पहले तो। सो मतलब प्रैक्टिस कर रहे हैं क्वेश्चंस का, UPSC के भी PYQ कर रहे हैं, बाकी और भी कोचिंग के आप कर सकते हो, लेकिन ओवरऑल जो आप बोल रहे हैं कि कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना है, क्योंकि UPSC में मेन लैंग्वेज का गेम है। यस सर, यस। कॉन्सेप्ट आपका क्लियर रहेगा, क्वेश्चन समझ के आप उसको सॉल्व कर लोगे। ओके, तो CSAT में आप नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने अटेम्प्ट करते थे? सर नंबर ऑफ CSAT में तो क्योंकि बहुत डाइसी है, पेपर का नहीं पता है कि कौन सा पोर्शन इजी आएगा कौन सा टफ आएगा, तो मैं कभी ऐसा लेके नहीं चलती थी कि इतने अटेम्प्ट करने हैं। RC मेरा ये था कि मैं पूरे अटेम्प्ट करती थी, वो मुश्किल से 1 या 2 छूटता था, उसमें मेरा एक्यूरेसी भी ठीक रहता था, तो वो ठीक चला जाता था। उसके अलावा क्वांट में, रीजनिंग पे
और क्वांट पे ये था कि पेपर देख के मैं करती थी। उसमें लास्ट के 2 अटेम्प्ट से मेरा ये हुआ था कि मैं खोजती थी क्वेश्चन कि कौन से क्वेश्चन मुझे अटेम्प्ट करने हैं। पहले अटेम्प्ट में ये होता कि जो क्वेश्चन सीरियल से आया उसी पे लग गए, फिर वो टाइम जैसे ही टाइम जा रहा है तो कॉम्प्रोमाइज़ हो गया पूरा। चॉइस के अटेम्प्ट में ये किया था कि मेरा पहले से डिसाइड था कि मेरे को इतने क्वेश्चन खोजने हैं, मिनिमम जो है कि पासिंग मार्क्स आने के लिए, क्वालिफाई होने के लिए इतना ज़रूरी है, तो मैं उतना करती थी। वो क्वेश्चन आसानी से ढूंढे जा सकते हैं पेपर में। मुझे लगता है कि सीसेट के पेपर का एक यही चीट कोड है कि आप उसमें खोज ले वो क्वेश्चन कि कौन से, हाँ क्योंकि पेपर बहुत लेंदी है, आप बहुत नहीं कर पाएंगे उसमें। जो कुछ क्वेश्चन आपको फंसाने के लिए होते हैं, वो आपका टाइम जाएगा वहाँ पे, आप और आपको लगेगा कि आपको ये भी उसमें ये लगता है कि यार नहीं ये कॉन्सेप्ट तो मुझे आता था, ये कैसे सॉल्व नहीं होगा मेरे से। वो जैसे आप करेंगे आप पूरा पीछे चले जाएंगे। मतलब ईगो पे नहीं लेना। हाँ, वो ईगो पे नहीं लेना है उधर, वो ढूंढना है क्वेश्चन और बहुत आसानी से मिल सकते हैं। तो लास्ट के 2 अटेम्प्ट से उसमें मेरा ये था कि 50 से 60 के बीच में मैं अटेम्प्ट करूँ। तो और कई बार ऐसा होता है कि हम लोग को कोई क्वेश्चन फंस जाते हैं, उसको ईगो पे ले लिए, सॉल्व तो कर लेते हैं बट वो चला जाता है 7 से 8 मिनट, तो फिर वो ओवरऑल आपका नंबर ऑफ अटेम्प्ट कम हो जाता है। वो भी है क्योंकि आपका अगर 5 मिनट चली गई क्वेश्चन में तो फिर वो पूरा कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा। ठीक है। सो हम लोग जैसे प्रीलिम्स पे आते हैं, प्रीलिम्स अभी नजदीक है, तो इसमें रिवीजन का आपका अप्रोच, लास्ट 1 मंथ का रिवीजन अप्रोच आपका कैसा रहता था? सर मेरा तो ये है कि ये जो अटेम्प्ट था 25 वाला, मैं ऑनेस्टली बोल रही हूँ, इस बार मैंने बहुत प्रीलिम्स के लिए प्रिपेयर नहीं किया। बट 24 का जो मेरा अटेम्प्ट था उसमें, क्योंकि प्रीलिम्स मेरा नहीं हुआ था पहले से, तो मैं पूरी तरह प्रीलिम्स के लिए डेवोट थी। तो पहले से मैंने तैयारी शुरू कर दी थी, लगभग अक्टूबर नवंबर के आसपास प्रीलिम्स पे मैं फोकस हो गया था मेरा। तो अभी जैसा अभी कितना ही दिन बचा, 1 महीना लगभग बचा है प्रीलिम्स में, तो ये टाइम आते आते मेरा ये होता था कि अब से पहले लगभग 4 से 5 रिवीजन मेरे हो चुके होते थे। मोस्टली टेस्ट जो मुझे देने होते थे मैं लगा चुकी होती थी। अब सिर्फ FLTs देने का टाइम है, आप सेक्शनल अभी नहीं दे सकते, वो सब था। तो मेरा ये था कि सर 1 मंथ में ये है कि जो रिवीजन हो चुका है, अभी स्टैटिक पे ज़्यादा फोकस रहता था। जैसा पॉलिटी मेरा हमेशा स्ट्रॉन्ग रहा है कि उसमें इजी क्वेश्चन आते हैं, जितना भी आएगा टैकल हो जाएगा। इकोनॉमी में वैसा ही था सेम। ये इजी वाले जो मुझे लगता था कि मैं इनमें कंफर्टेबल हूँ, मैं इन पे ज़्यादा फोकस करती थी, क्योंकि ये इनमें कुछ कंसेप्ट ऐसे आते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन आएंगे 4 से 5 जो आप लगा देंगे, मतलब आपका अगर क्लैरिटी है तो वो अपने आप हो जाएंगे। तो मैं ये चाहती थी कि ये सब गलत नहीं होना चाहिए मेरा, तो उन पे फोकस रहता था रिवीजन में। अभी 1 महीना है तो मेरा ये रहता था कि एक रिवीजन में फिर से कर लूँ, और लास्ट मोमेंट पे एक रिवीजन जो होता है, और एक फिर लास्ट मोमेंट पे भी हो जाता है, 2 दिन में भी रिवीजन आप कर लेते हो पूरा। तो उसके लिए आप शॉर्ट नोट्स अलग से बना के रखते थे कि पूरे बुक से ही रिवीजन? सर वो मेरा हमेशा से अलग अलग रहा है कि जैसे पॉलिटी में मैंने कभी शॉर्ट नोट्स नहीं बनाए। बहुत जैसे कंफ्यूजिंग है, 5th 6th शेड्यूल पे क्वेश्चन आता है, थोड़ा कंफ्यूजिंग भी मुझे हो जाता था कि गवर्नर की क्या पावर है या राष्ट्रपति क्या, उसके नोट्स बनाए थे। बाकी फंडामेंटल राइट्स और जो बेसिक है उसका नहीं बनाया, क्योंकि मेरा ग्रेजुएशन भी उसी सब्जेक्ट में है, तो मुझे वो जरूरत नहीं पड़ी। और इकोनॉमी में था कि मैंने शॉर्ट नोट्स बनाए थे, जैसे मॉनेटरी पॉलिसी पे और इन्फ्लेशन वाले ये टॉपिक है, बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं इनमें एग्जाम में, तो इनके नोट्स मेरे थे। इकोनॉमी का तो पूरा नोट शॉर्ट नोट्स बनाए थे। वैसे ही ज्योग्राफी का मैं कहूँगी, ज्योग्राफी में भी मैपिंग वाला पार्ट, रिवर्स का, इंडिया का ये सब, बायोस्फीयर रिजर्व एंड ये एनवायरनमेंट को अगर लिंक कर दे, इन सब के नोट्स बनाए थे। बेसिक कंसेप्ट का उसमें भी ये था कि मेरे क्लास नोट्स थे, उनको इंटीग्रेट किया था उससे। मतलब मुझे भी लगता है कि अगर रिवीजन करना, अगर हमारे पास 2 या 3 सब्जेक्ट के शॉर्ट नोट्स हो, तो जो ओवरऑल रिवीजन टाइम होता है वो हम लोग का घट जाता है। हाँ सर, ये खासकर हमारे पास नोट्स अगर इकोनॉमी का हो, इन्वायरमेंट का, इन सब में नोट्स कलेक्ट करने में टाइम लगता है। पार्लियामेंट के पॉलिटी की हमारे पास अच्छी बुक है। ठीक है। तो अगर हम प्रीलिम्स में देखें, इस टाइम पे लोग बहुत रोट लर्निंग पे फोकस करते हैं, लेकिन अगर हम एग्जाम को देखें तो बहुत एडॉप्टिव थिंकिंग की जरूरत है। तो आपको कितना लगता है कि रोट लर्निंग का जरूरत है इस एग्जाम में, प्रीलिम्स में? सर इसमें मेरा ये मानना है कि कुछ चीज़ें आपको रोट लर्निंग के थ्रू आपको होनी चाहिए, वो मेमोराइज, लेकिन पूरे एग्जाम का जो आप देखेंगे ना, उसका डिमांड ही और कुछ है, वो आपको रोट लर्नर नहीं बनाता है, आपको और कुछ बनाने की कोशिश है। तो मुझे लगता है कि वो कुछ, जैसे अब आर्टिकल आपको नहीं याद होगा तो आप गलत करेंगे, वो सब आपको याद होना चाहिए, लेकिन कंसेप्ट जो आपका वो जो कॉमन सेंस वाला, मुझे लगता है कि अगर वो भी आप यूज़ करेंगे तो प्रीलिम्स में काफ़ी क्वेश्चन है जो आप टैकल कर ले जाएंगे। तो मुझे लगता है कि उसको इंटीग्रेट करना चाहिए। रोट लर्निंग की जगह वो करिए, लेकिन उस पे ज़्यादा ड्वेल करने की बजाय मुझे लगता है सर आपका फाउंडेशन, जो कंसेप्चुअल जो क्लैरिटी होती है, वो ज़्यादा ज़रूरी है। और रोट लर्निंग में भी एक प्रॉब्लम जो मुझे बच्चों में दिखती है कि जैसे मान लो कुछ बच्चे हैं एंशिएंट हिस्ट्री लेके 1 हफ्ता रिवाइज कर रहे हैं या याद करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये अप्रोच बेटर है कि उसको बस एक बार रीड कर लो, 2-3 बार उसको रीड कर लो,
काम की चीज़ें उसमें से ऑटोमेटिक आपकी जो काम की चीज़ें हैं उसमें याद हो जाएंगी। हाँ सर, और इसमें ये कॉस्ट इफेक्टिव वाला आपको वो हाँ। अप्रोच लगाना है कि आप कितना टाइम उस पर डिवोट करें, कितना उसका रेशियो जो Output। है एग्जाम में प्रोपोर्शन कितना है। अब जैसे अब मॉडर्न हिस्ट्री का पहले बहुत सारा क्वेश्चन आता था, बट अभी वो कम हो गया है। अब आप इतनी मोटी स्पेक्ट्रम है, आप उसको पूरा रोट लर्न करने बैठेंगे तो कोई यूज़ नहीं है उसका। बिल्कुल, बिल्कुल। 600 पेज आप पढ़ेंगे और आपका 5-6 क्वेश्चन आ रहा है, उसमें भी आप 2 तो आपको नहीं आएंगे। वो है कि आप नहीं कर पाएंगे, वो उस सोर्स से तो नहीं आ रहा है वो, तो उसको इतना टाइम देने की जरूरत नहीं है। उसके अलावा इकोनॉमी में 15 से 16 क्वेश्चन आराम से आएंगे, कहीं से भी आएंगे, वो पक्का है, हर बार आ रहे हैं। आप उस पर कम टाइम आप उस पर देंगे तो मुझे लगता है वो ज़्यादा बेनिफिशियल है। इकोनॉमी में एक इशू होता है कि जैसे आप कोई भी नोट्स पढ़ लो, कोई भी बुक पढ़ लो, लेकिन जब आप मॉक टेस्ट देने जाओगे तो आपको क्वेश्चन नए मिलेंगे। हाँ। तो इसको आपने कैसे टैकल किया? सर इकोनॉमी में मेरा ये फोकस रहता था कि फंडामेंटल, उसमें भी मेरा हमेशा से ये रहा है कि मेरा फाउंडेशन वो होना चाहिए। हाँ, इकोनॉमी में नए क्वेश्चन ऑब्वियसली आएंगे, इतना डायनामिक सब्जेक्ट है, करंट में कुछ हो रहा है, अभी एग्जाम होगा, अभी बजट का वो आपको पढ़ना पड़ेगा, इकोनॉमिक सर्वे पढ़ना पड़ेगा, फिर स्कीम्स आ गई हैं, डेटा आ गया है, और एग्जाम का पैटर्न भी चेंज हो रहा है, तो वो सब होगा उसमें। बट आपको उसमें ये कोशिश करनी है कि आपके बेसिक क्वेश्चन उसमें गलत नहीं होने चाहिए। बेसिक भी, क्योंकि इकोनॉमी के क्वेश्चन भी मेरे को जितना अभी याद आ रहा है, प्रीलिम्स में वो इंटीग्रेट करके पूछता है। जिस तरह से ऑप्शन फ्रेम हो रहे हैं, अगर आप पीवाईक्यू से ट्रेंड एनालिसिस करेंगे तो उसमें आप ऑप्शन वो लिंक करके पूछता है। वो कहीं ना कहीं उसमें फाउंडेशन, वो आपका जो स्टैटिक का नॉलेज है ना, वो रहता है। आपको वो क्लैरिटी होगी तो आपका जो उसमें फैक्ट पूछ रहा है या डेटा पूछ रहा है, वो ऑटोमेटिक वो रॉन्ग हो जाएगा उसमें। आप वो, क्योंकि वो सब पेपर सोल्व करने से आता है। तो इसमें एक पीवाईक्यू का काफी रोल है। यस सर, यस सर। पीवाईक्यू से अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते हो, उसी पैटर्न पे आपको क्वेश्चन दिख जाएंगे वहां पे। और सर मैं तो ये कहूंगी, इस बार के अटेम्प्ट में मैंने पीवाईक्यू के अलावा कुछ किया ही नहीं है। लास्ट के 2 दिन सिर्फ मैंने जो पिछले साल पीवाईक्यू कर रखे थे, उनका सॉल्यूशन किस तरह एनालिसिस करके मैंने नोट्स बना रखे थे उसके, कि यूपीएससी ऐसा पैटर्न बनाता है क्वेश्चन में, ये स्टेटमेंट देता है तो गलत होने की प्रोबेबिलिटी होती है। मैंने सिर्फ वो रिवाइज किया था, वो रिवाइज करके पेपर दिया, तो वो बहुत जरूरी है। सो पीवाईक्यू जैसे लास्ट के 10-15 दिन हमको टेस्ट सॉल्व करना चाहिए, अगर एग्जाम 10 दिन 15 दिन बचे हैं, उसमें टेस्ट पे ज्यादा फोकस होना चाहिए, पीवाईक्यू पे होना चाहिए? नहीं सर, उस टाइम टेस्ट तो नहीं देना चाहिए मुझे लगता। पीवाईक्यू उस टाइम आपका वो पूरा होना चाहिए। और पीवाईक्यू भी मैं ये कहूँगी कि ओरिजिनल पेपर आप निकालिए, उसको आप सोल्व करिए वहीं बैठ के, आपका वो माइंडसेट भी प्रिपेयर होगा। और इसमें ये भी है कि आप उसी टाइम फ्रेम में दें, क्योंकि अभी मई आने वाला है, बहुत गर्मी में आपको वो गवर्नमेंट स्कूल में जहाँ पंखा भी नहीं होगा वहाँ बैठ के पेपर देना है। तो वो मैं ये करती थी कि सुबह 9 बजे से पेपर है तो 9 बजे ही मैं जीएस का पेपर दूंगी, फिर वो जो गैप है उसमें फिर वही सीसेट के टाइमिंग पे उसका पेपर सोल्व कर रही हूँ। टेस्ट आप दोगे तो उसमें ये होगा कि नए क्वेश्चन आएंगे टेस्ट में, क्योंकि करंट का भी ऐड हो गया, वो जो भी है वो सब ऐड होके फिर आएगा, और आपको नहीं आएगा, आप उस टाइम डिमोरलाइज हो जाएंगे। और ये टाइम आपको मेंटल, आपका जो पीस है वो जरूरी है, आप पे अपने आप पे बिलीफ जरूरी है इस टाइम पे। तो वो पीवाईक्यू करेंगे तो उससे आपको वो अच्छा लगेगा उससे, और वो माइंडसेट भी आपका उस तरह बनेगा, तो उस पर ज्यादा। सो जैसे मान लो टेस्ट या पीवाईक्यू हम सॉल्व करते हैं, तो कभी आपने रिवर्स लर्निंग या फिर रिवर्स इंजीनियरिंग का ट्राई किया? हाँ सर, थोड़ा बहुत किया है। पीवाईक्यू से ही मुझे लगता है वो मेरे में आया है कि वो करके फिर मैं वो कर रही हूँ कि अच्छा इस तरह से भी इसको सोच सकते हैं, एग्जामिनर कैसा क्यों सोच रहा है, फिर नए कंसेप्ट उससे बहुत पता चलते हैं। जैसा कि अभी बच्चे कुछ टेस्ट अटेम्प्ट कर रहे हैं और टाइम कम है इस समय, तो कई बार वो बच्चे बहुत टाइम ले लेते हैं एनालिसिस में, तो इस टाइम पे टेस्ट एनालिसिस में कितना टाइम देना चाहिए और किस चीज़ों पे फोकस होना चाहिए? सर क्योंकि वही है, अभी प्रीलिम्स बहुत नज़दीक है, सिर्फ 1 महीना बचा है, तो पहले अब अगर आप टेस्ट देते थे, मेरे साथ भी ऐसा होता था कि टेस्ट दिया तो 6 घंटे लगते थे मुझे उसका सॉल्यूशन करने में, क्योंकि लगभग 70-80 पेज का सॉल्यूशन आएगा, तो उसको पढ़ने में मुझे तो टाइम लगता था, फिर नोट्स बनाने बैठ जाओ उसका तो। और अभी प्रीलिम्स नज़दीक है, नए कंसेप्ट आपको अभी रिविज़न करने की अधिक ज़रूरत है, तो वो वाला टाइम ऑटोमेटिक कम होना चाहिए। जैसे आप टेस्ट देते हैं, अभी मुझे लगता है कि 10 दिन पहले आपको टेस्ट तो बंद ही कर देना चाहिए, तो उसके पहले जो भी आप टेस्ट कर रहे हैं उसमें भी कुछ थीम्स रिपीट होंगी, तो उनका नोट्स नहीं बनाना है। आपको पता है कि अभी रिवीजन एनफ हो चुका है, तो जो नए कंसेप्ट आ गए हैं उनको आप एक बार देख लीजिए। और वैसे भी करंट अफेयर है, मुझे लगता है फिर से कि वो इतना काम आएगा नहीं, लास्ट मंथ चल रहा है, तो शायद आप पहले स्टैटिक आपका जो स्ट्रॉन्ग है, पहले का जो करंट है वो एग्जाम में ज़्यादा फ्रूटफुल होगा। और इसमें मुझे ये भी लगता है कि जस्ट 1 मंथ बचा हुआ है, इसमें जो भी चीज़ें हम पढ़ेंगे
एक मंथ तक तो रिकॉल हम लोग कर पाएंगे यस और चीजें याद रहेंगी। यस सर। तो बहुत ज्यादा नोट्स मेकिंग इस टाइम पे करने की हाँ, जरूरत हाँ। नहीं है। हाँ सर, नोट्स मेकिंग तो नहीं करना है अभी। कोई कंसेप्ट अगर आ गया है, जैसे आईआर में कुछ प्लेसेस इन न्यूज में रहे हाँ। हैं अभी, तो वो सब आप कर सकते हैं। बाकी नोट्स वगैरह अभी कुछ नहीं करना है, सिर्फ रिवीजन अभी की है प्रीलिम्स निकालने का। और इस टाइम पे लगभग नंबर ऑफ आवर्स पे फोकस करना चाहिए कि 10 घंटे 12 घंटे पढ़ना चाहिए, या जितना अपना बेस्ट दे पाओ। सर अभी तो मुझे लग रहा है जिस तरह से प्रीलिम्स का प्रेशर होता है, अभी शायद पढ़ने के अलावा कुछ हो ही नहीं रहा होगा जो लोग प्रीलिम्स दे रहे हैं। तो आवर्स तो अभी ऑटोमेटिकली कोई भी देखेगा तो बहुत बढ़ गए होंगे। तो अभी तो मुझे लग रहा है सबका टाइम पढ़ाई में जा रहा है। तो और एक चीज हम लोग देखे हैं बच्चों में कि इस टाइम पे बहुत सारा डिस्ट्रैक्शन है। यूट्यूब पे देख रहे हैं और डिफरेंट कोचिंग की नोट्स देख रहे हैं, क्योंकि फियर ऑफ फोमो हो रहा है, फियर ऑफ मिसिंग आउट। तो उसमें हो रहा है कि जो डेप्थ चाहिए, अलग अलग नोट्स पढ़ रहे हैं, सरफेशियल लेवल पे नॉलेज है हमको, बट जो डेप्थ, जो कॉन्सेप्चुअल डेप्थ चाहिए वो नहीं है। तो ऐसे में इस टाइप के डिस्ट्रैक्शन को कैसे ओवरकम करें? एक जो सबसे अच्छा उपाय है तो टेलीग्राम का वो सब नोटिफिकेशन ऑफ कर दीजिए और ये कर सकते हैं तो ग्रुप से लीव हो जाइए, जो भी ग्रुप है। क्योंकि सर अभी आप कुछ भी नहीं पढ़ेंगे, आपको कुछ भी याद नहीं रहेगा उसमें। ये गारंटी के साथ कह सकती हूँ, आप एक भी क्वेश्चन अगर नया देखेंगे आपको कुछ नहीं याद रहेगा। तो अभी फोकस आपने जो अभी तक किया है, इतने सालों की आपकी जो भी मेहनत है, उस पर विश्वास रखना है, वो आपको काम देगी। अभी जितना रिविजन करेंगे, जितना PYQ अभी देखेंगे, वो आपको वहाँ पे काम आएगा। और ये डिस्ट्रैक्शन से तो सर, क्योंकि अभी इतना डिस्ट्रैक्शन मुझे लगता है यही सबसे बड़ा है कि इतना सारा कंटेंट है, इतने सारे ग्रुप्स में हम ऐड होते हैं। व्हाट्सएप पे भी वही चल रहा है, टेलीग्राम पे भी वही चल रहा है, ये नया आ गया, इसका टेस्ट सीरीज अच्छा है, ये नया एंटरप्रेन्योर आया है एजुकेशन में तो इनका अच्छा चल रहा है। तो वो सबसे मुझे लगता है बचने का एक ही उपाय है, अपने आप पे सेल्फ बिलीफ और अपने रिसोर्सेज। अभी तो मुझे लगता है कि 1 महीने में आपको कोई भी आके बोल देना कि ये चेंज कर लो, तो कुछ मतलब नहीं है सर उसका। बिल्कुल ये सब नहीं करना, इन सब से बचना है बहुत। और एक चीज और है कि जैसे पहले क्या होता था कि बच्चे 3 घंटे 4 घंटे एक सीटिंग में बैठ पाते थे, अभी रील से स्क्रॉल करने रहे, मतलब वो जो अटेंशन डेफिसिट हो रहा है कि मतलब कुछ टाइम पे उनको कुछ और चीजें देखनी है। तो उसको आप कैसे टैकल करते थे? क्या आपके साथ ऐसा होता था? सर मेरे साथ भी ये होता था, लेकिन मेरा ये है कि मैं हमेशा से सोशल मीडिया पे मैं उतना यूज़ करती हूँ उसका, अभी मैं बहुत एक्टिव हूँ। उसका एग्ज़ाम जब मेरा होता है तो ये होता है कि जैसे प्रीलिम्स में दे रही हूँ तो दिसंबर से पहले मेरे फ़ोन में कुछ नहीं होता था, मैं सब हटा देती थी। फिर बीच में कभी होता था कि बहुत पढ़ाई से एकदम बर्न आउट हो गया है, तो फिर मेरा उस दिन रहता था कि आज से 1-2 घंटे यही करना है फिर मैं पूरा करती थी। फिर वो लगता था ना कि नहीं, सब लोग पढ़ रहे हैं, सब टेस्ट दे रहे हैं और मैं ये कर रही हूँ, तो फिर वो खुद के प्रति ही ऐसा लगता था, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी, और खुद से ही अंदर से ये लगता था कि नहीं बहुत टाइम वेस्ट हो गया, वापस पढ़ने पे आते हैं। तो 1 महीना पहले तो मुझे लगता है कि ये मेरे साथ कभी नहीं हुआ कि मैं वो सब कर रही हूँ, क्योंकि प्रेशर इतना होता था कि वही उस पढ़ाई के अलावा कुछ ध्यान ही नहीं जाता है उस टाइम। बाकी अगर ये डिस्ट्रक्शन हो रहा है तो ये सब कुछ अभी कम करने की ज़रूरत है। वो ये विश्वास रखना है कि एक रिजल्ट आपकी ज़िंदगी बहुत कुछ बदल सकता है, तो वो डिस्ट्रक्शन से अभी सर बचना चाहिए। एक बार जब आप पढ़ाई करने बैठो तो कम से कम 2-3 घंटा चीजों को साइड रखो। फोन आपका होना ही नहीं चाहिए, आपका बैग में, लाइब्रेरी में पढ़ रहे हैं तो स्विच ऑफ होना चाहिए, या जो भी आपका डेटा ऑफ होना चाहिए उस टाइम पे। तो ओके, सो अब हम लोग मेंस पे थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। मेंस में अगर एक अच्छा आंसर हम लोग देखना चाहें तो अच्छे आंसर में क्या क्या चीजें होनी चाहिए? सर ये मेरा फर्स्ट मेंस था इस टाइम, तो मुझे मेरा ये ऑनेस्टली मैं बोल रही हूँ कि इस वाले मेंस के पहले मैंने कभी मेंस के लिए आंसर राइटिंग नहीं की थी क्योंकि प्रीलिम्स नहीं हो रहा था, तो वही उसी का बहुत डर था कि प्रीलिम्स होगा तब तो मेंस लिखेंगे, तब आंसर राइटिंग करेंगे। तो ये सबसे मैं गुजरी हूँ। तो इस बार जब हुआ था तो मेरे पास बहुत कम टाइम था, लगभग 55 डेज के लिए मैंने सिर्फ मेंस प्रिपेयर किया है। तो मेरे लिए तो अच्छा आंसर की डेफिनेशन शायद और कुछ है, बट मार्क्स अगर देखिए मेरे, तो मुझे लगता है कि शायद कुछ और वैल्यू एडिशन होना चाहिए था उसमें। अच्छा आंसर वही, एक तो आप एक अच्छा आंसर सबसे पहला तो ये है कि आप उसकी डिमांड मीट कर रहे हैं, क्वेश्चन में जो पूछा जा रहा है आप वो लिख रहे हैं, ये नहीं कि आपको जो आ रहा है वो आप लिख रहे हैं। तो सबसे पहला तो यही है कि वही अच्छा आंसर होगा। आप उसको किसी भी तरह से लिखिए, बस आप जो पूछ रहे हैं वो आपने लिख दिया है। तो और इसके अलावा जैसे अब GS वाइज ये डिपेंड करता है, जैसे GS 1 में अगर ज्योग्राफी का आंसर है तो उसमें डायग्राम आना ही चाहिए, मैप उसमें होना ही चाहिए, आपका वो
कंप्लीट करता है आंसर को। और मैप भी ये नहीं कि बस इंडिया का मैप बना दिए हैं, उसमें लोकेट करना है जो आप दिखाना चाहते हैं, वो हाईलाइटेड होना चाहिए कि हाँ इसके लिए डाला है। वैसे ही GS3 में डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। डेटा तो मुझे लगता है सर हर एक उसमें ही डेटा हो गया, गवर्नमेंट के स्कीम्स हो गए, वो आना चाहिए। GS2 में जैसे केस लॉज हैं या फिर कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल हैं, करंट के जो भी इवेंट्स आप देख पाते हैं। और ये सब मुझे लगता है कि GS1 2 3 तीनों का कंटेंट GS4 में यूज किया जा सकता है एग्जाम्पल के लिए। तो वो भी अगर आप करेंगे तो अच्छा आंसर। मतलब जिस तरीके से आप बता रहे हो कि पहले आपने आंसर राइटिंग नहीं किया था, बस प्री के रिजल्ट के आने के बाद आपने शुरू किया था, तो क्या मतलब ये देख के लग रहा है कि पॉसिबल है अगर कोई मान लो प्री के पहले आंसर राइटिंग नहीं किया है तो भी क्वालिफाई कर सकता है? तो उस टाइम पे आपका मतलब कैसे आपने उसको डिकोड किया ओवरऑल आंसर राइटिंग को कि मतलब मुझे ये चीजें चाहिए, ऐसा करना है? यस सर मुझे ये लगता है कि ये नहीं बोलूँगी मैं कि आप प्रीलिम्स पास होने का वेट कीजिए कि क्लियर होगा। तो अगर आप पहले से कर सकते हैं, उतना डेडिकेशन है आप में और आपका पूरा स्ट्रेटेजिकली आप तैयार हैं, तो आपको पहले पूरा टाइम देना चाहिए मेंस का। और अब तो मुझे लगता है कि मेंस का तैयारी पहले करना चाहिए प्री से, क्योंकि प्री हो जाएगा तो आपके हाथ में बहुत कम टाइम रहेगा। और अभी जैसा एग्जाम पैटर्न होता जा रहा है, वो टाइम जो प्री और मेंस के बीच का कम होता जा रहा है। तो मेरा ये था कि मेरे हाथ में ऐसा मुझे लगता है कि इस बार मेरे साथ गॉड ब्लेसिंग्स बहुत थी। मेरे हाथ में बहुत सारी चीजें नहीं थी, क्योंकि बहुत चीजें मुझे लग रहा था कि पता नहीं क्या होगा, इतना कम टाइम है। क्योंकि RS का मेंस भी था, तो मैं 1 महीना मैंने 25 मई को शायद प्रीलिम्स का पेपर हुआ था और 25 जून को मैंने UPSC के मेंस की तैयारी शुरू की थी। पूरा 1 मंथ मेरा वेस्ट हुआ है, ये मैं बहुत ऑनेस्टली के साथ बोल रही हूँ। तो उसके बाद जो टाइम बचा है उसमें मुझे फोमो हो रहा था। लाइब्रेरी में पढ़ रही हूँ तो आसपास के लोग पहले के टेस्ट लिख चुके हैं, 1 महीना हो गया है उनको। अब मुझे सर 1 महीने में बहुत कुछ हो सकता है मेंस के टाइम। तो वो उसमें मुझे लग रहा था कि अब कुछ नहीं है, जितना मेरे पास कंटेंट था ये पढ़ना है, जितना टेस्ट में लिख सकती हूँ कोशिश करती थी मैं कि टेस्ट लिखूं। और उस टाइम पे मेरा ये रहता था कि मैं रिवीजन पे ज़्यादा फोकस हो, क्योंकि मेरी प्रैक्टिस RS का मेंस था तो उस टाइम भी थोड़ी हो रखी थी आंसर राइटिंग की, उसमें ये था। और दूसरा ये है कि रिवीजन पे फोकस किया, सोर्स लिमिटेड रखे बहुत। उस टाइम मार्केट में बहुत फ्लडेड था एकदम कि इनका अच्छा है, इनका वैल्यू एडिशन आ गया है, ये देखा गया, ये डेटा सीट आ गई है, इस कोचिंग का मटेरियल ये अच्छा है। तो मैं सुनती थी ये सब, बट फिर यही लगता था कि ये सब करने बैठूंगी तो ये ना ये होगा ना वो होगा। टाइम कम था। हाँ, और वो दिमाग में ना वो क्लैरिटी नहीं आती है। फिर अगर आप इन सब के चक्कर में पढ़ते हैं ना तो फिर वो आपका पूरा गड़बड़ा जाता है, क्योंकि आपके माइंड को क्लैरिटी ही नहीं मिल रही कि आपको करना क्या है। तो मेरे को लगता है कि मेरे लिए इस बार जो कम टाइम में काम किया है, एक ही स्ट्रेटेजी थी, एक सोर्स रखा था सिर्फ। मुझे लगता था जो करना है, और वो सोर्स भी मेरे लिए ऐसा था कि ट्रस्टेबल था, मुझे उस पर हो रहा था कि शायद मैं ऐसा लिखूंगी तो हो जाएगा। और दूसरा है कि मेंस के टाइम सर आपको जो कॉपी में दिखाती थी, आप बोलते थे कि नहीं इतना लिख दो कि तो इतने नंबर तो आ ही जाएंगे। तो मुझे लगता था सर बोल दिए ना तो ठीक है। वो आपके साथ जो एनालिसिस होता था ना सर 3 घंटे, आप बस सर एकदम आप उस टाइम बैठा के ही रखते थे कि हाँ हर एक आंसर में हमने वो काम किया है कि हर एक क्वेश्चन में ये हेडिंग बना सकते हैं, डिमांड मीट नहीं हो रही है तो 3 हेडिंग बना सकते हैं, 2 बना सकते हैं, फिर नंबर ऑफ पॉइंट्स रखने हैं। तो वो शायद वो गाइडेंस और लिमिटेड सोर्स, इससे जो कम टाइम मतलब मुझे भी लगता है कि अगर कोई अच्छे से, अगर कम टाइम भी है, अगर क्वेश्चन को अच्छे से डिकोड कर पा रहा है और क्वेश्चन के डिमांड को अच्छे से मीट कर ले, और जितना अगर उसके पास डाटा कुछ यूज कर पा रहे हो उसको यूज कर लो, तो मेरे हिसाब से आप एग्जाम क्लियर कर सकते हैं। ओके दीप्ति, तो जैसे क्वेश्चन को आप डिकोड कैसे करती थी? क्वेश्चन को समझना हुआ, कैसे आप क्वेश्चन को ब्रेक करते थे? सर मेंस में ये होता था कि ये तो NF लास्ट के मोमेंट में, एग्जाम में तो ये तभी होगा जब आप पहले से प्रैक्टिस उसकी हुई रहती है। तो एक तो PYQ थीम जो मैं देखती थी, उसमें क्वेश्चन को डिकोड करने का है कि वो जो एक तो मैंने कभी ये ध्यान नहीं दिया कि वो जो होता है ना कि ये वर्ड आ गया तो उसका यही मीनिंग है। मुझे जनरल ये रहता था कि क्या डिमांड है क्वेश्चन की, एक्चुअल में क्या पूछ रहा है। तो वो और इम्पोर्टेंट जो कीवर्ड है उसकी जो डिमांड, कई बार ऐसा होता है कि जैसे GS2 में गवर्नेंस के जो क्वेश्चन आ रहे हैं, बहुत लंबा सा स्टेटमेंट आएगा, फिर वो लास्ट का क्वेश्चन आता है। तो मेरा भी इनिशियल ये होता था कि जो स्टेटमेंट स्टार्टिंग, कॉपी देखी थी, हाँ सर उसमें यही पूरा लिख देते थे। हाँ, तो वो जो पूछ रहा है ना, वो उन्होंने कुछ बोल दिया है तो मैं उसको एक्सप्लेन करने में लग गई हूँ। उसके आगे वाली लाइन में एक्चुअल में क्वेश्चन होता था, तो मेरी एक हेडिंग लगभग 1 पेज उसी में चला गया, तो वो कॉम्प्रोमाइज होता था। वो सर आपने उस टाइम बताया कि नहीं ये नहीं करना है, डिमांड ये थी इसकी। तो क्वेश्चन में
क्यों पूछा है, तो वो उसके रीज़न अगर पूछे हैं आपको समझ में आ जाएगा। वो इंपॉर्टेंट जो कीवर्ड्स है उनको आप अंडरलाइन कीजिए। और समझने का एक ये भी है कि 3 बार कम से कम क्वेश्चन पढ़ना है। एक बार आप पढ़ेंगे तो आप उसको पूरा गलत ही आप उसको इंटरप्रेट कर लेंगे। 3 बार अगर आप उसको पढ़ेंगे, फिर से एक बार पढ़ेंगे, फिर से एक बार पढ़ेंगे, तो वो हो जाएगा। और ये एग्जाम में आपको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि 3 बार पढ़ना है, वहाँ 2 बार में भी हो जाएगा, क्योंकि पहले प्रैक्टिस हुई रहती है। तो वो और फिर 10 मार्कस में और 15 मार्कस में दोनों में अलग अलग रहता है कि डिमांड भी अलग होती है। और वो तो सर इस तरह से डिकोड किया जा सकता है। ओके, सो जैसा कि आपका ये पहला मेंस था, तो उसमें आपने किस लेवल तक आपने डायग्राम या फिर कुछ जैसे ज्योग्राफी में मैप वगैरह इंटीग्रेट कर पाए? हाँ सर, इस बार क्योंकि पहला अटेम्प्ट था तो वो तो पता ही था, सबसे सुनते ही हैं स्ट्रेटेजी की डायग्राम होनी चाहिए, वो होना चाहिए। तो ये सब मेरा पहले से ही प्रैक्टिस स्टार्टिंग जब किया था तभी से मैंने ये कोशिश की थी कि ये सब मैं करूँ। जैसे मुझे अभी भी याद है कि GS1 का पेपर जब देने गई थी मैं, उसके पहले मेरा ये एग्ज़ाम के पहले भी 5 मिनट पहले जब हम बाहर बैठे हैं एग्जामिनेशन हॉल के, तो मैं रफ रजिस्टर लेके जाती थी, उसमें मैं सिर्फ डायग्राम ड्रॉ करती थी कि क्वेश्चन आएगा, क्योंकि वो फ्लो में भी उस टाइम आपका माइंड भी अलाइन हो जाता है कि आपको 1 घंटे बाद यही करना है। तो मैं वो डायग्राम ड्रॉ करती थी। तो हड़प्पन जो स्थापत्य कला है, जो उसका एक क्वेश्चन था, पहला ही क्वेश्चन था GS1 में, वो मैं उसका ही एक डायग्राम पहले बना रही थी प्रैक्टिस के लिए कि तुरंत आएगा तो बना देंगे। मैप आप तुरंत ड्रॉ कर सकते हैं कि नहीं, कुछ सेकंड्स लगने चाहिए उसमें। वो सब करके वो सीधा, और वो पहला ही क्वेश्चन आया तो मैंने सीधा वही छाप दिया उधर जाके। तो ये सब हुआ। और ज्योग्राफी में ये है कि मैप आपके होने चाहिए। फिर GS3 में जो है डेटा, अगर आप कुछ दिखा रहे हैं, कुछ ट्रेंड दिखा रहे हैं, तो उसके लिए आप ग्राफ, पाई चार्ट्स और ये सब का यूज़ कीजिए। GS2 में बहुत कम स्कोप है कि आप मैप बना पाएंगे, फिर भी उसमें जो है डायग्राम उस पर भी बन सकते हैं सर। तो और हम लोग जैसा देखते हैं कि अगर आप डायग्राम अगर पहले से बहुत सारा बना के अगर रखे भी हो, अगर आप उसको आंसर में नहीं ला रहे हो तो एक्चुअल एग्जाम के दिन आप नहीं ला पाओगे। हाँ, अपनी कॉपी में, खासकर जस्ट एग्जाम लिखने से पहले आप उसको एक बार देख के जाओ। हाँ, नहीं तो हाई चांसेस है कि आप उसको एग्जाम में इंटीग्रेट नहीं कर पाओगे। सर उसमें भी यही होता है ना कि आपने देख लिया एग्जाम, आप डायग्राम्स आपने देख लिए, आपने टॉपर्स कॉपी भी देखी, उसमें भी आपको लग रहा है कि हाँ ये मैं बना सकता हूँ, लेकिन आप अगर आप टेस्ट में आपके आंसर में वो नहीं आ रहा है तो आप नहीं बना पाएंगे। जैसे एथिक्स में मेरे साथ ये होता था कि मैं सबकी कॉपी देखती थी आसपास, तो सब लोग वो ट्राइंगल वाला जो डायग्राम रहता है वेरी फेमस, वो वाला बना रहे हैं। तो मुझे लगता था कि नहीं, ये हर क्वेश्चन में यही आ रहा है तो इसका कोई यूज़ नहीं है ना। वो दिखा रहा है कि आपका इनोवेशन कुछ दिख ही नहीं रहा है पेपर में, आप हर क्वेश्चन को सिर्फ उसी माइंडसेट से सोच रहे हैं। तो ये मैं नहीं करती थी। फिर मुझे लगता था कि कुछ और करने की ज़रूरत है, तो थोड़ा बहुत किया, लेकिन वही है कि वो नहीं उतरता था पेपर में। जब तक आप उसकी प्रैक्टिस नहीं कर लोगे तब वो जाके होता है। तो मतलब उस पे डायग्राम अगर आप कुछ फ्लो चार्ट लाना चाह रहे हो तो उसको आप अलग से बना के रखो। ज्यादा से ज्यादा आंसर में जब भी आंसर राइटिंग करो लिखो। आप बना भी लोगे तो भी वो नहीं आएगा। आप जितना वही एनालिसिस करोगे क्वेश्चंस का कि इस क्वेश्चन में डायग्राम इस तरह से बनाया जा सकता है, तो वो आपका दिमाग फिर वहाँ पे ऑटोमेटिकली काम करेगा। तो ठीक है। सो ऐसे में आपके अच्छे मार्क्स है। ऐसे में अप्रोच आपका कैसा रखता है? खासकर जैसे अगर हम इंट्रोडक्शन, जैसे नए बच्चे होते हैं ऐसे शुरू ही नहीं कर पाते हैं, तो अगर मान लो उनको लेट्स से 9 पेज 8-9 पेज का ऐसे नहीं लिखना, उनको 1 या 2 पेज का ही ऐसे लिखवाते हैं, तो उनको एक इंट्रोडक्शन कैसे शुरू करना चाहिए? सर ऐसे को लेके मुझे बहुत ये होता था कि पूरा पेपर ही ऐसे का है, और फिर से वही कि ऐसे भी नहीं लिखा था मैंने कभी उससे पहले। मेंस प्रीलिम्स के पहले कभी मैंने आज तक एक भी ऐसे नहीं लिखा था यूपीएससी का। हालांकि ब्रेन स्टॉर्मिंग और वो सब किया था, क्योंकि वो सब तो पार्ट है उसका, तो कोशिश की थी, बट वो मैंने ऐसे कभी लिखा नहीं। उसके बाद जब मैंने तैयारी की थी तो जहाँ मतलब हर वीकली में ऐसे का टेस्ट होता था हर संडे, तो वो मैं देती थी। उसमें मेरा ये क्योंकि मेरा ऑप्शनल हिंदी साहित्य है, वहाँ से काफ़ी कोटेशंस वो सब हमको थोड़ा बेनिफिट होता है, लैंग्वेज पे भी थोड़ा सा कमांड हो जाती है वहाँ से। वो इंट्रोडक्शन में मैं ये बोलूँगी कि उसको लिंक करना है आपको कुछ भी। एक तो वो होता है ना कि हम ऐसे का टॉपिक देख के फिर हम एग्जाम्पल सोचते हैं, एग्जाम्पल सोच के हम आर्ग्यूमेंट बनाते हैं। तो मुझे ये लगता था कि पहले हम टॉपिक देखेंगे, फिर जो कुछ याद आ रहा है ना, जो आप एग्जाम्पल अपने आप आ जाएंगे। पहले आप उसमें जो भी आप कंसेप्ट देना चाहते हैं उसको लिंक, हाँ पहले वो सोचने की ज़रूरत है, एग्जाम्पल बाद में। हम ये होता है कि गांधी का और बुद्ध का ही एग्जाम्पल आता जा रहा है बार बार में, वही मेरे साथ भी ये हुआ था कि वही हर ऐसे में लग रहा है वही रिपीट हो रहा है। फिर ये सब थोड़ा किया कि नहीं, पहले हमको जो हम बेसिक आर्गुमेंट उसमें दे रहे हैं ना वो हमको करना, फिर उसको एग्जाम्पल से सब्स्टिट्यूट करना है। और एक चीज ये चीज है कि जैसे ऐसे में मैं भी बहुत बच्चों की कॉपी देखा हूँ, तो ज्यादातर
उनका ऐसे एग्जाम्पल बेस्ड होता है। हाँ। मतलब वो ब्रेन स्टॉर्मिंग के नाम पे 10 एग्जाम्पल सोच लेंगे और उसी को एक्सपैंड करके 10 पैराग्राफ बना के और लगेगा कि ऐसे लिखते हैं। हाँ सर, उसमें यही होता है कि हमने जैसे कुछ कीवर्ड देखा, मान लीजिए कि ट्रुथ पे ही कुछ कीवर्ड है उसमें, तो हमने वो देखा सीधा गांधी पे आ गए हैं। वो वाला नहीं होना चाहिए। आपको बेसिक लाइफ, आपका जो लाइफ है ना, मतलब लाइफ स्टाइल वाले एग्जाम्पल भी उसमें आ जाएंगे, नॉर्मल लाइफ के, वो भी बहुत ज़रूरी है। आप उसको आर्गुमेंट पहले आपको देना है, फिर आपको उसको सब्सटीट्यूट करना है। और इंट्रोडक्शन में हो सके तो किसी एनेक्डोट से या कोई स्टोरी आप खुद भी बना सकते हैं, अगर आप वैसे इनोवेटिव आपका माइंड है तो वैसा कुछ एनेक्डोट बना के या स्टोरी बना के या फिर कोई कोटेशन से उसको शुरू कर सकते हैं। तो इसमें क्या इंट्रोडक्शन में अगर मान लो हम लोग एनेक्डोट बना रहे हैं तो क्या रिपीटेड स्टोरी यूज करना चाहिए या बहुत फेमस स्टोरी है या फिर कुछ अपना यूनिक स्टोरी? नहीं सर, वही मैं कह रही हूँ कि आप इसमें खुद का भी बना सकते हैं। रिपीटेड होगी, जैसे कि आप फेमस पर्सनैलिटीज के एनेक्डोट हैं, अगर आप वो यूज करेंगे तो एग्जामिनर भी कॉपी चेक कर रहे हैं, उनको पता है बार बार में वही आ रहा है, तो आप कुछ अपना स्टोरी बनाएंगे, वो बहुत इंटरेस्टिंग होता है। ये शायद मेरे में तो ये नहीं, मेरे से बहुत कम हो पाता था, लेकिन मेरे कुछ फ्रेंड्स थे वो ये बहुत अच्छे से कर लेते, तो उसको पढ़ने में अलग ही एक मजा आता था कि एकदम ऐसे लग रहा है कि अलग कुछ पढ़ रहा है। और वहाँ पे मुझे लग रहा है कहीं पे थोड़ा बहुत फ्लो भी गड़बड़ है, क्योंकि नई चीज पढ़ने को मिल रही है तो एग्जामिनर को थोड़ा सा और अच्छा वो रुकता है ना उस पे। कोई भी आपका अगर कुछ देख के आपका आंसर देख के रुक गया है ना, तो उसका मतलब आपने कुछ अच्छा किया है उसमें, तो वो जरूरी है सर। वो मतलब इंट्रोडक्शन ऐसा होना चाहिए कि एग्जामिनर रुक जाए। यस सर। उसको मतलब वहाँ पे 1-2 मिनट पढ़ना पड़ जाए, रुक जाए आराम से। मैंने इस बार यही एक्चुअल उसमें था, मैंने एक कोटेशन यूज किया था, वो उससे कहीं लिंक नहीं हो रहा था। अज्ञे का हमारे उधर कवि है एक हिंदी साहित्य में, कहीं वो लिंक नहीं बैठ रहा था, लेकिन मैंने पता नहीं उसको कैसे जोड़ दिया। मुझे एक विश्वास था कि पहला ऐसे तो पहला पेज तो अच्छा लगेगा बहुत। तो वो होना चाहिए सर इनोवेटिव। तो आर्गुमेंट जैसे बनाने के लिए क्या हमको किस तरीके से सोचना चाहिए? मतलब डायमेंशन जैसे व्हाई, व्हाट, हाउ, इन सब चीजों पे किस तरीके से आप सोचते थे? सर एक तो ऐसे में एक जो फेमस वो पेस्टल वाला अप्रोच है, वो शायद मुझे लगता है वो काम करता है। वो लास्ट रिजोर्ट की तरह मैं उसको लेती कि सबसे पहले ये तो नहीं करूंगी, कुछ नहीं आएगा, कुछ दिमाग में ही नहीं आ रहा है, तब वो उस पर जा सकते हैं। लेकिन वो वाला है कि जैसे कुछ भी कीवर्ड आ गए हैं तो आपको पहले उसको थोड़ा सा डिफाइन करना है। आपको ये पता लगना, एग्जामिनर को ये पता लगना चाहिए कि आपको समझ है कि हम क्या पूछना चाह रहे हैं। आपको उस जो कीवर्ड है उसकी समझ ही नहीं है तो आप डिकोड ही नहीं कर पाएंगे। वो करके आप फिर वो आप वाला जो अप्रोच है, आपने जो सिखाया था सर उस टाइम की वाई वाला, जो WH वर्ड्स वाला वो है ना, उस पे मैं वो करती थी कि उसको किस तरह से वो करना चाहिए। पेस्टल वाला मुझे लगता है सबसे लास्ट में। ठीक है। और कंक्लूजन में किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए? जैसे कंक्लूड आप कर रहे हो तो उसमें आपका एक फ्रेमवर्क रहता था कि कुछ ऐसे टॉपिक के अकॉर्डिंग आप कंक्लूजन लिखते थे? सर ऐसा कोई फ्रेमवर्क तो सेट नहीं था, बट मेरा ये है कि मेरा स्टाइल एक तरह का होता है ना हर किसी का। मेरा ये था कि मैं कंक्लूजन एक जो ऐसे में मेरा ये रहता था कि मैं जहाँ से शुरू कर रही हूँ मैं उसको लिंक कर देती थी कंक्लूजन में, ताकि लगे कि पूरा ऐसा एक बंधा हुआ सा है, ऐसा नहीं कि कहाँ से शुरू किया था कहाँ पहुँच गए हैं। तो जैसा मेरा ये होता था कि मैं कहीं वर्ल्ड हिस्ट्री से कोई एग्जाम्पल कोट कर रही हूँ इंट्रोडक्शन में, या फिर वर्ल्ड सिनेरियो से अभी करंट अफेयर में कुछ चल रहा है उसको कोट करके फिर मैं कंक्लूजन में जब जाती थी तो फिर मैं वापस वहां पहुंच जाती थी। वो फ्लैशबैक वाला एक ऐसे वही है कि मतलब एग्जामिनर अगर कंक्लूजन आपको पढ़ रहा है तो उसको आपको वहां से इंट्रोडक्शन याद आ जा रहा है। अगर आपने बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन लिखा है तो उसको याद आ जाएगा। एक ऐसे में मैं ये ट्राई करती थी कि एक में ये हो, मुझे ये पर्सनली पता नहीं अच्छा लगता था तो एक में तो ये किया था। बाकी सबके इनोवेटिव अप्रोच है। तो कंक्लूजन में भी ये है कि आप कुछ अच्छा, क्योंकि वहां पे एंड हो रहा है, वहां पे आपको मार्क्स मिलेंगे, तो लास्ट वाला पेज अच्छा होना चाहिए। तो उसमें अगर आप कोई भी पोइम अगर कुछ कर सकते हैं, और वही है कि उसमें भी वो रिपीट नहीं करना है कि वो सब जो घिसा पीटा सब लिख रहे हैं वो नहीं लिखना, कोशिश करना है। बच्चों में जैसे खासकर हिंदी माध्यम के बच्चों में कोट बहुत लिखते हैं, है ना, कोट, कविता, ये सब बहुत लिखते हैं, तो उसको आप कितना यूटिलाइज करते थे? और उसको क्या, जैसे जो मेन प्रॉब्लम मुझे दिखती थी कि बच्चों की, जैसे मैं ऐसे की कॉपी देखा, उन्होंने कोट तो लिख दिया है बट वो पैराग्राफ के बाद जो कोट आया है उससे लिंक ही नहीं हो रहा है। बस उन्होंने लिखने के लिए लिख दिया है कि मुझे 5 कोट लिखने हैं, 5 में लिख के आऊंगा। हाँ सर, ऐसे मैंने भी कुछ कॉपीज देखी, उसमें लग रहा था कि ऐसे का आंसर नहीं है, हिंदी साहित्य का आंसर है। मेरा भी साहित्य था, क्योंकि बहुत हमको कोटेशन याद करनी होती है, उसमें सब याद ही होता है, तो ऐसे जैसे आता है तो सब कुछ उसमें उड़ेल देते हैं। फिर वो कहीं ना कहीं लगता है कि साहित्य का आंसर है, तो वो आपको बहुत लिमिट करना है और बहुत इफेक्टिव वाला यूज करना है वहाँ
पे उसको, कि एग्जामिनर को पढ़ते ही लगे कि हाँ कुछ अच्छा लिखा है, बहुत बेसिक उसमें लिखेंगे और वो लिखते ही जा रहे हैं। और दूसरा ये कि जैसे आप चेंज कर रहे हैं ना, तो वो दिखना चाहिए, ऐसा नहीं कि हर एक पेज में ही 4 या 3 वो कोटेशन आ गए हैं। तो आपका ऐसे का मेन मोटिव ही वो है ना कि आपकी वो एनालिटिकल एबिलिटी या थिंकिंग एबिलिटी चेक करता है, बट वो थिंकिंग हर फ्लो टूटेगा हर पैराग्राफ में अगर वो आ रहा है, तो उसको सर लिमिट करने की जरूरत है। हाँ, और इसका मुझे लग रहा है बेटर तरीका है कि आप अपने स्टेटमेंट के साथ ही कोट अलाइन कर दो। यस सर, यस, हाँ वो एक अच्छा तरीका है कि बीच में ही आपने फिर डॉट डॉट भी आप कर बल्कि आप सकते हैं। उसको ब्लैक कलर या किसी और कलर से उसको हाईलाइट कर दो, ये अच्छा है। ओके। एक लास्ट क्वेश्चन है मेंस को लेके, जैसे खासकर जो शुरू वाले बच्चे होते हैं, स्टार्टिंग बिगिनर होते हैं, नोट्स मेकिंग में वो बहुत चैलेंज फेस करते हैं कि क्या अगर कोई फर्स्ट रीडिंग कर रहा है तो वो नोट्स मेकिंग कर सकता है मेंस का? सर मेंस का तो मैं कहूँगी फर्स्ट रीडिंग में तो शायद मेंस का नोट मेकिंग नहीं हो पाएगा। फर्स्ट में वही आप एक बार अपना जो फाउंडेशन है वो कीजिए स्टैटिक, फिर उसके बाद में पीवाईक्यू देखिए, पीवाईक्यू देख के ही आपको नोट्स बनाने हैं, क्योंकि वही आपको बताएंगे कि कौन सी चीज़ ज़रूरत है जो आपको उसमें बनानी चाहिए। फिर वही है कि प्रीलिम्स में आप इतना पढ़ चुके होते हैं ना कि आपको मेंस में हर चीज़ का नोट्स की ज़रूरत नहीं होती है। अगर आप मेंस से भी शुरू कर रहे हैं तो भी नोट्स की हर चीज़ की ज़रूरत नहीं है। वैल्यू एडिशन का नोट्स बनाना चाहिए। जैसे कुछ जो वो होते हैं ना कि पहले से आपका सेट होना चाहिए पैरामीटर कि ये आएगा तो ये, जैसे इंट्रोडक्शन में पॉलिटी में आ गया तो आप केस लॉज या कोट करेंगे, करंट अफेयर कोट करेंगे, वो वाला होना चाहिए। मैंने ऐसा कुछ टेम्पलेट्स बनाए थे। एथिक्स में ये सब बहुत काम आता है। कीवर्ड्स के ही आप नोट्स अगर बना लेंगे, क्योंकि वो रिपीट नहीं होंगे, तो कीवर्ड्स भी एथिक्स के आपके, क्योंकि उसका एक स्पेसिफिक वो जो है ना शब्दावली है वो होती है एथिक्स में, वो नहीं आएगी तो आपका आंसर एथिक्स का नहीं लगेगा। तो वो सब का नोट्स होना चाहिए। उसके अलावा कंक्लूजन के टेम्पलेट आपके रेडी होने चाहिए। गवर्नमेंट के इतने सारे डॉक्यूमेंट आते हैं, करंट अफेयर में आप पढ़ते रहते हैं, कुछ भी फेमस स्टेटमेंट आ रहा है या कोई फेमस पर्सनैलिटी है, उनके सर नोट्स होने चाहिए। वो सब बहुत काम आता है। खासकर मतलब अगर हम लोग इंट्रोडक्शन कंक्लूजन बना के रखते हैं तो आंसर राइटिंग हम लोग का टाइम भी बच जाता है, और वो एक अच्छा स्टार्टिंग और अच्छा एंडिंग देता है आपके आंसर को। उसके साथ ही डेटा वाला भी काम आता है, उसके भी नोट्स अगर आपके पास हों और टॉपिक वाइज, या वो भी पीवाईक्यू अगर आप देखेंगे तो ही नोट्स बनाएं, क्योंकि ऐसे बनाने बैठेंगे बुक आप लेके बैठ गए हो तो बुक लिखी गई है ना, वो आपका सिलेबस नहीं है। तो सिलेबस से अलाइन रहना है और पीवाईक्यू से सर। तो दीप्ति, जैसा बच्चे जब मेंस की तैयारी करते हैं, खासकर अगर प्री के बाद कोई बच्चा फर्स्ट टाइम प्री क्वालिफाई किया है, बहुत आंसर राइटिंग बहुत लोग नहीं किए रहते हैं, तो अब उनको 3 घंटे में आंसर कंप्लीट करना, 20 क्वेश्चन कंप्लीट करना एक बहुत बड़ा चैलेंज रहता है, तो आपने उसको कैसे टैकल किया? यस सर, इसमें मैं ये कहूँगी कि ये चैलेंज मेरे लिए भी था, क्योंकि हिंदी माध्यम मेरा है, तो वो एक्स्ट्रा चैलेंज हमको होता है कि आपको एक्स्ट्रा वर्ड लिखने हैं उसमें। आप पूरा वो स्टाइल ही ऐसा है लिखने का कि आपको टाइम अधिक लगता है उसमें। तो मेरे साथ तो ये बहुत हुआ। स्टार्टिंग में पेपर लगभग 16-17 क्वेश्चन में लिख पाई थी जब मैंने पहला टेस्ट लिखा था। 17 भी नहीं पहुँच पाई थी, लगभग 16। उसके बाद वो पहुँच ही नहीं रहा था मेरा, वही क्योंकि बहुत दिन पहले कभी किया नहीं था प्रैक्टिस, उस टाइम किया तो लगभग 16 क्वेश्चन पे मैं रुक जाती थी। फिर जैसे आपको भी दिखाती थी कि सर पूरा ही नहीं हो रहा है पेपर, लास्ट तक आते आते ये हुआ था कि वो लगातार लिखना है सर। जैसा आप बोलते थे, सब मेंटर्स बोलते थे कि नहीं पूरा पेपर करना है उस टाइम। तो फिर वो धीरे धीरे प्रैक्टिस हुई, स्पीड भी बढ़ती है। फिर आप प्रैक्टिस करते हैं, जब पढ़ाई करते हैं ना सेल्फ स्टडी, तो उसमें वो एनालिसिस आप करते हैं। जैसे डायग्राम्स आप पहले बना लिए तो वो आपका टेस्ट में काम आता है, वो तुरंत बन जाता है वहाँ पे। तो स्टार्टिंग में वो सब में भी आपको मैप बनाने में आपको 1 मिनट लग गया तो फिर वो टाइम कॉम्प्रोमाइज होगा, तो वो धीरे धीरे कम होगा। फिर ये है कि लास्ट में भी मेरा ये हो रहा था कि प्रैक्टिस बहुत कम थी मेरी, तो 19 लगभग क्वेश्चन हो रहे थे, 20वां क्वेश्चन तो ऐसा ही हो रहा था एकदम। तो वही आपको मैं बोल रही थी सर कैसे होगा, तो वही आपने उस टाइम बहुत 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 वो किया था कि नहीं हो जाएगा, अगर यहाँ हो रहा है तो वहाँ, क्योंकि एक्स्ट्रा प्रेशर होता है। और वो एक्चुअल में हो भी गया था, पूरा पेपर पूरा हुआ। तो उसके लिए टाइम मैनेजमेंट का मुझे यही लगता है कि बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ती है मेंस के लिए। आपको वही प्रीलिम्स पास होने का वेट नहीं करना है, उसके पहले प्रैक्टिस होगी तभी आप 3 घंटे में पेपर पूरा पहले से ही शुरू कर लो। हाँ, और प्रीलिम्स मेंस निकलने का एक वन ऑफ द मेरा रीजन भी ये है कि आपका पेपर पूरा होना चाहिए, क्योंकि पेपर पूरा नहीं करेंगे आप, अगर एक भी क्वेश्चन लैग कर गए उसमें तो फिर अपने आप आपका स्कोर कम हो जाएगा। आप कुछ भी लिखेंगे तो कुछ ना कुछ मार्क्स जरूर आएगा। मेरे साथ भी ये होता था कि लास्ट के 2-3 क्वेश्चन कॉम्प्रोमाइज हो रहे हैं, उसमें उतना अच्छा आंसर नहीं जा रहा है, फिर भी कुछ ना कुछ लिखना है उसको। उतना वो जो फॉर्मेट है ना, इंट्रोडक्शन, बॉडी वाला, कंक्लूजन,
कंक्लूजन वो नहीं भी हो रहा है तो आप मेन डिमांड अगर आप पूरा कर दिए ना, कुछ भी डायग्राम्स के थ्रू या फिर फ्लो चार्ट बना दिया, तो वो भी जरूरी है। अगर उतना भी आप कर देंगे तो मुझे लगता है। और जैसे आपने पहले भी बोला कि इंट्रोडक्शन कंक्लूजन का टेम्पलेट रेडी करके रखो, वो भी आपको वो सब टाइम हेल्प करता है मैनेजमेंट में सर, वो हेल्प टाइम करेगा। अपने आप रिड्यूस होता है उससे, तो हाँ। ये सब प्रैक्टिस के थ्रू और ये भी चीज है कि जैसे जिस चीज पे एक बार आप आंसर लिख लेते हो, मान लो आपने प्रेसिडेंट पे एक आंसर लिख लिया, अब दोबारा प्रेसिडेंट पे जब भी आंसर आएगा आपका एक फ्रेमवर्क बना हुआ है। हाँ, उसमें आपको बिल्कुल टाइम ही नहीं हाँ। लगेगा, वो सेम थीम भी रिपीट हो गई ना, तो आपको पता है कि अच्छा आर्टिकल ये है, अच्छा केस लॉज ये है, ये करंट इवेंट चल रहा था, तो आपका वो मतलब कि उसमें बिल्कुल टाइम ही नहीं लगेगा, तुरंत वो उतर जाता मतलब है। जितने टॉपिक है लगभग हर टॉपिक पे एक दो आंसर अगर प्रैक्टिस रहेगी तो ऑटोमेटिक टाइम रिड्यूस होगा। और कुछ सब्जेक्ट हैं जैसे मान लो सिक्योरिटी है और दूसरा सब्जेक्ट है मॉडर्न हिस्ट्री। सिक्योरिटी का वेटेज लगभग 50 से 60 नंबर का है, मॉडर्न हिस्ट्री का उससे कम ही है इस टाइम पे, लेकिन हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री में बहुत टाइम देते हैं। तो सिक्योरिटी में इसको कैसे बैलेंस करना चाहिए वेटेज को? हाँ सर, जैसे ये कुछ सब्जेक्ट है बहुत छोटा सा आपको पढ़ना है, इंटरनल सिक्योरिटी हो गया, डिजास्टर मैनेजमेंट हो गया, या गवर्नेंस का भी बहुत छोटा सा सिलेबस है, बहुत ज्यादा उसमें नहीं करना है। इसी तरह से IR का मैं कहूंगी कि उसमें भी कम ही आपको सिर्फ करंट इवेंट्स का वो होना चाहिए। अब मॉडर्न हिस्ट्री आप पढ़ेंगे वही प्रीलिम्स का आपको सेम उसमें कि बहुत सारा पढ़ना पड़ेगा, कुछ नहीं पता कहाँ से, और इतना कम क्वेश्चन पूछेगा कि, तो वही इसमें भी ये है कि लिमिटेड सोर्स, और उसका क्योंकि इंटरनल सिक्योरिटी का देखेंगे बहुत छोटा सा सिलेबस है, उसको आप वही GS3 में आएगा तो पूरा कंटेंट रिच होना चाहिए, वो आपके पास डेटा, हाँ उसमें वो काम करेगा। अगर वो आप उसमें ले लिए तो 50-60 नंबर आपके बहुत अच्छे से वो स्कोरिंग है उसमें। मतलब जो खासकर अगर लो हैंगिंग फ्रूट टाइप सब्जेक्ट है उस पे थोड़ा सा वैल्यू एडिशन ज्यादा आप कर सकते हो, क्योंकि वहाँ पे स्कोर करना इजी है। ओके, सो इंटरव्यू में आपका काफी अच्छा स्कोर रहा है इस बार। इंटरव्यू में ओवरऑल आपका अप्रोच कैसा रहा? सर इंटरव्यू में भी फिर से वही कि फर्स्ट टाइम इंटरव्यू था, तो इससे पहले आज तक मैंने कोई इंटरव्यू ही फेस नहीं किया है, पहली बार ये इंटरव्यू था मेरा। तो उस पे अब टाइम तो काफ़ी था, मेंस क्लियर हो गया था, तो फिर लग रहा था कि अब चलो ठीक है करनी है। तो अप्रोच ये था कि डिस्कशन सब बोलते थे कि वो ज़रूरी है, करंट इवेंट्स पे ध्यान देना, क्योंकि आपका डेफ बहुत अच्छे से प्रिपेयर होना चाहिए। डेफ का हर एक कीवर्ड, उसको आपका नाम से लेके सब कुछ तक उस प्रिपेयर होना चाहिए आपका, क्योंकि वो तो आपको पता है ना, एक तो इंटरव्यू का कोई सिलेबस नहीं है, पता नहीं क्या पूछेंगे, बट आपको जो पता है कि उतना तो आप कीजिए। तो डेफ का तो बहुत जल्दी प्रिपेयर हो गया था मेरा, बहुत टाइम उसमें लगता भी नहीं है डेफ प्रिपेयर करने में। वो करने के बाद जो करंट का जो लगातार डिस्कशन है, पीयर ग्रुप था मेरा, कुछ दोस्त थे, तो हम लोग रोज डिस्कस करते थे, एकदम रैंडम भी कुछ मेंटर्स थे जिनके साथ में ये डिस्कशन होता था। सर रैंडम क्वेश्चन पूछते थे लाइव आके, तो उसका उसी टाइम पे फ्रेम आपको करना है। फिर वो उस तरह से स्टार्टिंग में जब ये डिस्कशन मैं कर रही थी तो पता ही नहीं था, कुछ भी बोल रहे हैं उसमें, जो पूछा है वो बोल ही नहीं रहे हैं वही। हाँ, और कुछ भी फ्रेमिंग नहीं है कि आप उस कुछ भी रैंडम है, आपके आइडियाज, क्लैरिटी नहीं दिख रही है उसमें। जब ये डिस्कशन के थ्रू सर ये बहुत हेल्पफुल रहा कि आपका जो एकदम है ना कि वो पूरा फ्रेम बन गया था कि इस तरह से आंसर देना है। और इसके अलावा इंटरव्यू तो पूरा एक्सपीरियंस अलग ही है, तो वो सब। तो मतलब ओवरऑल UPSC चेक क्या कर रहा है आपका पर्सनालिटी टेस्ट में? सर ओवरऑल तो अगर मैं बोलूँ तो आपका वो पूरा पर्सनैलिटी चेक करेंगे। आपका एक तो वो रोट लर्निंग वाली चीज़ नहीं चेक करेंगे ना, आपके वो फैक्ट्स चेक कर रहे हैं, आपका जो वो है ना कि वो वैल्यूज़ आपकी चेक कर रहे हैं। आप किसी भी चीज़ को लेके आपके क्या आइडियाज़ हैं, आप क्या करना चाहते हैं, आप वो जो वाई वाला क्वेश्चन है ना कि क्यों बनना चाहते हो, वो पूछेंगे नहीं वो आपको डायरेक्ट, लेकिन वो क्वेश्चन ऐसे पूछते हैं कि उनको दिख जाएगा कि आप क्यों बनना चाहते हो। तो मेरा पूरा इंटरव्यू ओवरऑल उस पर ही रहा था। एक तो रैंडम था पूरा ही इंटरव्यू मेरा, पे कुछ पूछा नहीं, तो वो सब उन्होंने टेस्ट, पता नहीं, मुझे भी नहीं पता है कि वो लोग क्या टेस्ट कर रहे होते हैं, बट वो क्वेश्चन उनके इस तरह से होते हैं कि कुछ ना कुछ वो टेस्ट करते हैं आपका। तो ओवरऑल पर्सनैलिटी शायद। ओके, अगर हम लोग देखेंगे जैसे जो बच्चे हैं, अगर कोई नया बच्चा आ रहा है तैयारी के लिए, उसके अंदर क्या 2-3 क्वालिटी होनी चाहिए इस एग्जाम को क्लियर करने के लिए? सर मुझे लगता है कि सबसे पहला तो डिसिप्लिन, एग्ज़ाम को लेके आपको एक वो है ना कि अपने लिए आपको ईमानदार रहना है। डिसिप्लिन, आप ईमानदार जब रहेंगे तब आएगा। आप क्यों करना चाहते हैं, आपने तैयारी शुरू कर दी और आपका टाइम और कहीं जा रहा है, फिर डिस्ट्रक्शन आपको बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो डिसिप्लिन आ ही नहीं पाएगा। आपको ये क्लियर होना चाहिए कि आप अपने लिए ईमानदार हैं, आपने अगर चूज़ किया है तो डिसिप्लिन अपने आप आएगा। उसके अलावा लगातार मेहनत करने की क्वालिटी आप में होनी चाहिए, हार्ड वर्क
वर्क सर, क्योंकि कंसिस्टेंसी और वो परसिवरेंस वाला जो गुण है ना सर, वो होना चाहिए कि क्योंकि एग्जाम पूरा इतना है कि पता ही नहीं है आपको कि कब क्या, बहुत लंबा प्रोसेस है, तो उसमें बने रहने के लिए ये सब सर जरूरी है। और हिंदी माध्यम के आप स्टूडेंट हो, तो आपको हिंदी कितना बड़ा बैरियर लगा इस पूरे प्रोसेस में? सर पहले क्या है कि वो सुन के मुझे लगता था कि बैरियर है शायद, क्योंकि जब नहीं होता एग्ज़ाम तो लगता है कि शायद नहीं होगा, इसकी वजह से रुक जाएंगे हम, या मीडियम की मेंस में जैसा हमको ज़्यादा वो लिखना होता है, वो सब सुना था, सिर्फ मैंने इम्प्लीमेंट किया ही नहीं था कभी। बट जब इम्प्लीमेंट किया तो मुझे लगता है कि बैरियर तो नहीं है, हालांकि चैलेंजेस हैं क्योंकि बैकग्राउंड उस तरह से आता है, और फिर जो रिसोर्सेज हैं वो भी उस तरह के नहीं है, क्योंकि इंग्लिश मीडियम में आप देखेंगे आपको कुछ भी एक्स्ट्रा एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। मेरे जो इंग्लिश मीडियम वाले दोस्त हैं उनको सब कुछ एकदम वो प्लेट में परोस के मुझे लगता है मिल रहा है, आपको शॉर्ट नोट्स तक मिल गए हैं इंग्लिश में, आपको सिर्फ रिवाइज करना है। चीज दिख रहा है कि रिसोर्स की कमी है हिंदी मीडियम में। अभी मुझे लगता है कि वो कम हो गया है, अभी रिसोर्सेज तो फ्लडेड है, बट उसमें भी आपको वो वाइजली चूज करना है, ये हो गया। पहले कुछ टाइम में दिखता था कि बहुत मतलब जिस स्ट्रक्चर्ड वे में आपको चाहिए नोट्स उस हिसाब से नहीं है, वो शायद मुझे लगता है अभी भी थोड़ा थोड़ा लैक है उसमें। और एक जो हर्डल मुझे लगता है हिंदी मीडियम के लिए, एक जो मेंटरशिप वाला सर जो कंसेप्ट है वो उनके पास नहीं है, क्योंकि मेरा जो 2 अटेम्प्ट थे उस वक्त मेरे पास कुछ नहीं था, मेंटरशिप थी ही नहीं, सब कुछ कर रहे हैं खुद से ही कर रहे हैं। तो इस बार लकीली मेंस के टाइम सर आप जैसे मेंटर मिले, कुछ और मेंटर्स भी थे, उनके सपोर्ट से ये शायद पॉसिबल हो पाया, तो वो सब जरूरी है, उन बच्चों तक भी पहुंचना चाहिए वो। ओके, मतलब स्ट्रेटजी गाइडेंस का बहुत जरूरत है, खासकर जब आप प्रिपरेशन स्टार्ट करते हो, अदरवाइज 1-2 अटेम्प्ट हम लोग खराब कर लेते हैं, क्योंकि सर आपको क्या करना है और क्या नहीं करना ये आपको मेंटर बहुत अच्छे तरह से बताएंगे, और ये है कि मेंटर पे आपको ट्रस्ट होना चाहिए पहली बात, क्योंकि आपको कोई भी बोलेगा आप नहीं मानेंगे तो ट्रस्टेबल मेंटर्स चूज कीजिए, उनकी बात मानिए, तो वो सब एक तो मतलब आप आइडेंटिफाई कर लो जो आपको सही लग रहे हैं, लेकिन जब वो कोई चीज बताएं तो फिर सब उस अच्छे पे से फुली फॉलो ट्रस्ट करो। करना है कि हाँ। ओके, सो एज अ फीमेल आपको कितना चैलेंज फेस करना पड़ा इस तैयारी में? सर फीमेल के तौर पे तो ऐसा कोई जो सबको कॉमन चैलेंज होता है वो मुझे भी फेस करने पड़े, बट एक इंटरेस्टिंग तो है वो, मेरे साथ यहाँ पे एक घटना हुई थी, वो चैलेंज तो ये है कि थोड़ा सिक्योरिटी को लेके होता है, वो सिक्योरिटी के लिए हुआ था कि रात में मुझे रूम से बाहर एक बार मेरा शिफ्टिंग के दौरान ये हुआ था कि मेरा सामान रूम पे फेंक दिया था ओनर ने, तो वो बहुत बड़ा चैलेंज था। मुझे लगता है कि वो वन ऑफ द टफेस्ट टाइम था मेरे लिए, क्योंकि 2 दिन तक मेरे पास कोई घर नहीं था दिल्ली में। तो उस टाइम मैं 2 दिन तक सो नहीं पाई थी एकदम, और उस बैकग्राउंड से मैं जहाँ से आती हूँ तो घर वालों को ऑब्वियसली राजस्थान का सर आप जानते हैं, तो वो कंसर्न रहता है उनको कि बेटी रात में 12 बजे रोड पे सामान लेके बैठी है, बट वो बहुत पता नहीं उस टाइम शायद भगवान साथ था और घर वालों का सपोर्ट, उनका ट्रस्ट मेरे पे शायद सबसे बड़ा रहा, तो मैंने वो सब बहुत अच्छे से मैनेज किया। बट वो चैलेंज तो था सर, और फीमेल के तौर पे शायद लगता है मुझे कि खासकर दिल्ली जैसे सर। फिर उसी टाइम भाई कुछ अच्छे दोस्त थे, कुछ अच्छे लोग साथ थे, तो ओके। सो जैसा हम लोग देखते हैं खासकर कुछ लोग तैयारी में मतलब 3 अटेम्प्ट 4 अटेम्प्ट लग जा रहे हैं, और अगर प्री नहीं हो रहा है तो एक और मेंटल प्रेशर क्रिएट करता है। यस सर। तो इस सिचुएशन में बहुत एंजाइटी जो प्रेशर होता है उसको कैसे आप टैकल करते थे? सर ये सब होता है सबके साथ, मेरे साथ भी हुआ है। एक जो मैंने इसका वो खोज लिया था, पहले से मैं डायरी राइटिंग करती हूँ, जर्नलिंग, तो जर्नलिंग के थ्रू ये होता है कि आपका सब फ्रस्ट्रेशन निकल जाता है, आप 2-4 पेज लिखेंगे तुरंत आपको लगेगा कि वो एकदम रिवाइव हो गए हैं। दूसरा है कि दोस्त अच्छे लोग होने चाहिए। मेरे अच्छे दोस्त थे, यूपीएससी के नहीं, मेरे बाकी दोस्त हैं अच्छे जो यूपीएससी के फील्ड में नहीं है, तो उनसे मैं दुनिया भर की बातें कर लेती थी कि इधर ज़्यादा डिप्रेशन हो रहा है, एंजाइटी हो रही है, पढ़ाई को लेके फोमो हो रहा है कि यार नहीं होगा नहीं होगा, तो वो लोग एकदम ना मुझे एकदम रिवाइव कर देते थे। तो मतलब ऐसा जैसा मिथ है कि फ्रेंडशिप वगैरह इस सब चीज को आइसोलेट करके तैयारी करो, ऐसा जरूरी नहीं है। नहीं सर, उसको भी लिमिट करने की जरूरत है। आपके अच्छे दोस्त आपके होने चाहिए, कुछ अच्छे, क्योंकि दोस्त कुछ ही अच्छे हो सकते हैं, वो आपको ढूंढने हैं, वो आपका बहुत साथ देंगे। मैं ये इसमें तो बहुत ज्यादा ब्लेस्ड हूँ कि मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं कुछ, तो उनका बहुत साथ रहा इस पूरी तैयारी में, तो अच्छे लोग होंगे तो सर। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, जैसे जो नए बच्चे आने तैयारी शुरू करना चाह रहे हैं उनके लिए आपका क्या मैसेज है? नए बच्चे जो भी आते हैं इस फील्ड में, मैं तो ये बोलूँगी कि सबसे पहले तो अगर आपने ये सपना देखा है तो ही ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है कि ये सपना देखना ही यूपीएससी का बहुत छोटी बात नहीं है। ये आपने एक हाफ ऑफ द बैटल तो जीत ही ली है,
और दूसरा है कि तैयारी के दौरान लगातार आपको मेहनत करनी पड़ेगी, वो माइंडसेट आपको प्रिपेयर करके आना है। ये नहीं कि पहले अटेम्प्ट, वो आपको होना चाहिए वो उतना एंथुजियाज्म कि हाँ फर्स्ट में ही हम कर देंगे, बट उस तरह से भी प्रिपेयर होना है कि एग्ज़ाम इतना डाइसी है तो आपको टाइम लगेगा यहाँ पे। बीच में बहुत सारे हर्डल्स आएंगे, आपको बहुत चैलेंज आएंगे, कभी प्रीलिम्स नहीं होगा, फिर मेंस नहीं होगा, और फिर आप वापस उस पर चले जाएंगे। तो इन सब के बीच में अपने आप पे बिलीफ रखिए, लगातार मेहनत करते रहिए। मुझे लगता है मेहनत करने से सब कुछ हासिल किया जा सकता है। ये लास्ट मैसेज। ओके, एक लास्ट और क्वेश्चन है, जैसे कुछ बच्चे हैं जो अपने सेकंड थर्ड अटेम्प्ट में प्री क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं या फिर मेंस स्टेज पे फंसे हुए हैं, उनको किन चीज़ों का स्पेसिफिक ध्यान देना चाहिए तैयारी लेवल पे कि कुछ ना कुछ वो मिस्टेक कर रहे हैं, उनके लिए क्या मैसेज है? सर मिस्टेक मुझे लगता है कि हम डिस्ट्रक्शन बहुत हो जाता है, हम करंट अफेयर पे वही वाला बात है उस कि पे ज़्यादा उस टाइम पे देते हैं। ज़्यादा आपका स्टैटिक बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। अगर आपको बार बार आपको ये हो रहा है कि आपका प्रीलिम्स नहीं हो रहा है, तो आपको एक बार फिर से अपने साथ आप 1 महीने तक कुछ मत कीजिए, आप अपने साथ बैठिए, अपने रिसोर्सेज लीजिए, PYQ लीजिए, आप देखिए कि आप कहाँ मिस्टेक कर रहे हैं, और अपनी गलतियों से आप जब तक अपने पेपर लेके नहीं बैठेंगे आपको नहीं पता चलेगा। तो वो सब कीजिए, और आप जब वो सब करेंगे तो एक ही रीज़न निकलेगा कि आपने स्टैटिक को कहीं ना कहीं पीछे छोड़ दिया है। उसको अगर आप साथ में लेंगे तो सर एग्ज़ाम डूएबल है, तो उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। ओके दीप्ति, आज आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, और जो हमारे स्टूडेंट्स हैं जो तैयारी कर रहे हैं या फिर तैयारी शुरू करना चाह रहे हैं, आई थिंक उनको बहुत हेल्प मिला होगा आपसे। यहाँ आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया।